नमस्कार। प्रस्तुत है हमारी आज की क्लास। आज हम हिंदी साहित्य से संबंधित अपनी 20 नंबर की क्लास देखेंगे। इसके पहले हमारी 19 क्लास हो चुकी हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज हम आधुनिक काल से संबंधित अपनी द्विवेदी युग से संबंधित दूसरी क्लास लेंगे। तो प्रारंभ करते हैं अपनी आज की क्लास। आज का हमारा पहला प्रश्न है, धाराधर धावन शीर्षक से कालिदास के मेघदूत का अत्यंत सरस पद्यबद्ध अनुवाद किया है। तो इसका सही जवाब है रायदेवी प्रसाद पूर्ण। रायदेवी प्रसाद पूर्ण ने धाराधर धावन शीर्षक से कालिदास के मेघदूत का पद्यबद्ध अनुवाद किया है। रायदेवी प्रसाद पूर्ण का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था जबलपुर में। जबलपुर में जन्म हुआ था। और कब हुआ था? तो 1868 में इनका जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? तो रायदेवी प्रसाद पूर्ण का। अगला प्रश्न है, कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है। काव्य के संबंध में यह विचार है। फिर से सुनिएगा। कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है। काव्य के संबंध में भी यह विचार है। तो इसका सही जवाब है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। यह कथन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। अगला प्रश्न है, राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। यह कथन है। फिर से सुनिएगा। राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। यह कथन मैथिली शरण गुप्त का है। अगला प्रश्न है, वह प्रबंध काव्य जिसकी रचना इस उद्देश्य से हुई है कि उर्मिला काव्य की उपेक्षिता न रह जाए। फिर से सुनिएगा। वह प्रबंध काव्य जिसकी रचना इस उद्देश्य से हुई है कि उर्मिला काव्य की उपेक्षिता न रह जाए। तो इसका सही जवाब है साकेत। अगला प्रश्न है, हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक माना जाता है। हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक माना जाता है। तो इसका सही जवाब है महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, एकांतवासी योगी के रचयिता हैं। एकांतवासी योगी के रचयिता हैं। तो इसका सही जवाब है श्रीधर पाठक। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र था। तो इसका सही जवाब है कानपुर। द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र कानपुर था। अगला प्रश्न है, कवि सम्राट की उपाधि दी गई थी। कवि सम्राट की उपाधि दी गई थी। तो इसका सही जवाब है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को। और प्रिय प्रवास किसका महाकाव्य है? तो वह अयोध्या सिंह उपाध्याय का महाकाव्य है। अगला प्रश्न है, गोल्ड स्मिथ कृत हर्मिट तथा डेजर्टेड ब्लेज का हिंदी अनुवाद किया। तो इसका सही जवाब है श्रीधर पाठक ने। अगला प्रश्न है, हिंदी में स्वच्छंदता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। तो हिंदी में स्वच्छंदता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था मुकुटधर पांडे ने। तो इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वह साहित्यकार जिसने राष्ट्र यानी मातृभूमि को सगुण मूर्ति सर्वेश की कहकर इसकी वंदना की है। वह साहित्यकार जिसने राष्ट्र को सगुण मूर्ति सर्वेश कहकर इसकी वंदना की है। तो इसका सही जवाब है मैथिली शरण गुप्त। हमारा अगला प्रश्न है,
चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु, भिक्षु से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है, उक्त कथन है। फिर से सुनिएगा। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु, भिक्षु से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है, उक्त कथन है। तो इसका सही जवाब है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। हमारा अगला प्रश्न है, हरिऔध कृत वह महाकाव्य जिसमें संस्कृत छंदों का प्रयोग हुआ है। तो इसका सही जवाब है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास में संस्कृत छंदों का प्रयोग किया गया है। और इसका विषय क्या है? तो इसका विषय है कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक। इसमें कितने सर्ग हैं? तो इसमें 17 सर्ग हैं। और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1914 है। अगला प्रश्न है, वह कवि जिसको राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है। वह कवि जिसको राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है। तो इसका सही जवाब है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है। इनकी किस रचना पर? तो भारत भारती पर। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा है। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा है। तो इसका सही जवाब है डॉक्टर नगेंद्र ने। डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा है। और इसकी समय सीमा कितनी मानी गई है द्विवेदी युग की? तो समय सीमा मानी गई है 1900 से 1918 ईस्वी तक। 1900 से 1918 ईस्वी तक इसकी समय सीमा मानी गई है। अगला प्रश्न है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, पंक्तियां हैं। तो इसका सही जवाब है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। ये पंक्तियां अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की हैं। और ये पंक्तियां किस रचना से ली गई हैं? तो ये ली गई हैं प्रिय प्रवास से। प्रिय प्रवास से ये रचनाएं, ये पंक्तियां ली गई हैं। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग का वह कवि जिसने सारी रचनाएं ब्रजभाषा में की हैं। तो इसका सही जवाब है जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने अपनी सारी रचनाएं ब्रजभाषा में की हैं। और जगन्नाथ दास का उपनाम क्या था? तो इनका उपनाम था जकी। अगला प्रश्न है, जयद्रथ वध रचना है। तो इसका सही जवाब है मैथिली शरण गुप्त। जयद्रथ वध रचना मैथिली शरण गुप्त की है। इसके अलावा मैथिली शरण गुप्त की कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो रंग में भंग, रंग में भंग, जय और कौन सी रचना है? तो द्वापर है इनकी रचना, द्वापर। एक मिनट, इनकी रचना है अगली द्वापर। द्वापर है। किसान भी इन्हीं की रचना है। यशोधरा भी इनकी रचना है। इसके अलावा जय भारत भी इनकी रचना है। विष्णुप्रिया,
पंचवटी, तो ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, माइकेल मधुसूदन दत्त कृत मेघनाद वध का हिंदी अनुवाद किया है। तो इसका सही जवाब है मैथिली शरण गुप्त ने। मैथिली शरण गुप्त ने माइकेल मधुसूदन दत्त कृत मेघनाद वध का हिंदी अनुवाद किया है। हमारा अगला प्रश्न है, काव्य मंजूषा के रचयिता हैं। काव्य मंजूषा के रचयिता हैं, तो इसका सही जवाब है महावीर प्रसाद द्विवेदी। काव्य मंजूषा किसकी रचना है? तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। इसके अलावा इनकी अन्य रचना है देवी स्तुति शतक। देवी स्तुति शतक भी इन्हीं की रचना है। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। तो इसका सही जवाब है प्रिय प्रवास मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। तो इसका सही जवाब है प्रेम पथिक। प्रेम पथिक मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी के अनुसार मैथिली शरण गुप्त हैं। शुक्ल जी के अनुसार मैथिली शरण गुप्त हैं, तो इसका सही जवाब है सामंजस्यवादी कवि। शुक्ल जी ने मैथिली शरण गुप्त को सामंजस्यवादी कवि कहा है। अगला प्रश्न है, गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं। प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में झूमने या झीमने वाले कवि नहीं। फिर से सुनिएगा, गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं। प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में झूमने वाले कवि नहीं। मैथिली शरण गुप्त का यह मंतव्य है। तो इसका सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मैथिली शरण गुप्त के संदर्भ में कहा है। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं में से अनूदित हैं मौलिक नहीं। मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं में से अनूदित हैं मौलिक नहीं। तो इसका सही जवाब है मेघनाद वध। अगला प्रश्न है, मेरे चपल यौवन वाल अचल अंचल में पड़ा सो मचल कर मत साल। फिर सुनिएगा, मेरे चपल यौवन वाल अचल अंचल में पड़ा सो मचल कर मत साल, ये रचित है। तो इसका सही जवाब है मैथिली शरण गुप्त द्वारा। ये पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित हैं। अगला प्रश्न है, मधुप उपनाम से काव्यानुवाद करने वाले हैं। मधुप उपनाम से काव्यानुवाद करने वाले हैं। तो इसका सही जवाब है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त ने बांग्ला कवि माइकेल मधुसूदन दत्त की रचनाओं का मधुप उपनाम से अनुवाद किया था। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युगीन कविता की मुख्य प्रवृत्तियां हैं। द्विवेदी युगीन कविता की मुख्य प्रवृत्तियां या विशेषताएं हैं। तो इसका सही जवाब है समाज सुधार और इतिवृत्तात्मकता। समाज सुधार और इतिवृत्तात्मकता ये द्विवेदी युगीन कविता की मुख्य प्रवृत्तियां या विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी में ऋतुसंहार के रचयिता हैं। हिंदी में ऋतुसंहार के रचयिता हैं। तो इसका सही जवाब है श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक ने कालिदास के ऋतुसंहार का अनुवाद किया है। और ऋतुसंहार किसकी रचना है? तो इसके मूल रचनाकार कालिदास हैं। कालिदास हैं।
जिसका श्रीधर पाठक ने ब्रज भाषा में अनुवाद किया है। इसका अनुवाद किस भाषा में किया है? तो इसका अनुवाद किया है ब्रज भाषा में। किसने किया है? तो श्रीधर पाठक ने। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग नामकरण किया गया है। तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया है। द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया है। अगला प्रश्न है, जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता हैं। जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता हैं। तो इसका सही जवाब है श्रीधर पाठक। अगली इनकी रचना है, वनाष्टक भी इनकी रचना है। वनाष्टक इनकी रचना है और देहरादून भी एक इनकी रचना है। देहरादून। इसके अलावा भारत गीत भी इनकी रचना है। भारत गीत भी श्रीधर पाठक की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है श्रीधर पाठक को। हिंदी में खड़ी बोली का प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि श्रीधर पाठक को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्हें कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया था। तो इसका सही जवाब है नाथूराम शर्मा शंकर। नाथूराम शर्मा शंकर को यह उपाधि दी गई थी। और इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं प्रमुख? तो गर्वरंडा रहस्य इन्हीं की रचना है। गर्वरंडा रहस्य यह इनकी रचना है। इसके अलावा इनकी एक और रचना है, शंकर सर्वस्व। शंकर सर्वस्व भी इन्हीं की रचना है। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचना नहीं है। तो इसका सही जवाब है कृषक क्रंदन। कृषक क्रंदन यह मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। तो ये किसकी रचना है? कृषक क्रंदन रचना यह गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की है। किसकी रचना है ये? तो ये गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचना है। स्नेही की ये रचना है। अगला प्रश्न है, हरिऔधकृत काव्योपवन का प्रकाशन वर्ष है। तो इसका सही जवाब है 1909 ईस्वी। अगला प्रश्न है, किसके साहित्य को हम सरस्वती और इंदु में जिस प्रयोगात्मक रूप में देखते हैं वही उस साहित्य का असली रूप है। तो इसका सही जवाब है द्विवेदी युग का साहित्य। हमारा अगला प्रश्न है, विख्यात जीवन व्रत हमारा लोकहित एकांत था, आत्मा अमर है देह नश्वर, यह अटल सिद्धांत था। फिर से सुनिएगा, विख्यात जीवन व्रत हमारा लोकहित एकांत था, आत्मा अमर है देह नश्वर, यह अटल सिद्धांत था। उपयुक्त पंक्तियाँ किस कृति में संग्रहित हैं? तो इसका सही जवाब है भारत भारती में। और भारत भारती किसकी रचना है? ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग की कविता है। तो इसका सही जवाब है, यहाँ पर कविता नहीं प्रवृत्ति या विशेषता होना चाहिए था। विशेषता। तो ये है उपदेशात्मक और
इतिवृत्तात्मक। द्विवेदी युग की विशेषताएं या कविता की विशेषताएं उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास की उपेक्षित नारी पात्र को प्रतिष्ठित किया है। तो इसका सही जवाब है अपनी रचना साकेत में। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग का एक और नाम है। तो इसका सही जवाब है जागरण सुधार काल। और यह नाम किसने दिया? तो ये दिया है डॉक्टर नगेंद्र ने। डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युग का एक और नाम दिया है जिसका नाम है जागरण सुधार काल। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है? तो इसका सही जवाब है काव्यात्मकता। काव्यात्मकता ये किस युग की प्रमुख प्रवृत्ति है? तो ये छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति मानी जाती है। अगला प्रश्न है, राजपूती आन की कथा है। राजपूती आन की कथा है तो किसमें है? इसका सही जवाब है रंग में भंग। रंग में भंग रचना में राजपूती आन की कथा मिलती है। और ये किसकी रचना है? तो ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। रंग में भंग ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। और इसका समय क्या है? तो इसका समय है 1909 ईस्वी। इसका प्रकाशन वर्ष का समय है 1909 ईस्वी। अगला प्रश्न है, साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा है? फिर से सुनिएगा, साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा है? तो इसका सही जवाब है लक्ष्मण और उर्मिला के। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध है। इसका सही जवाब है खंड काव्य। मैथिली शरण गुप्त की रचना जयद्रथ वध एक खंड काव्य है। अगला प्रश्न है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती कमलिनी कुलवल्लभ की प्रभा। काव्य पंक्तियों का संबंध है तो इसका सही जवाब है प्रिय प्रवास। यह पंक्तियां प्रिय प्रवास से ली गई हैं। और प्रिय प्रवास किसकी रचना है? तो यह हरिऔध की रचना है। अगला प्रश्न है, द्विवेदी जी ने किस भाषा को कविता के सिंहासन से उतारकर खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने में काफी सहयोग दिया? फिर से सुनिएगा, द्विवेदी जी ने किस भाषा को कविता के सिंहासन से उतारकर खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने में काफी योगदान दिया? तो इसका सही जवाब है ब्रज भाषा को। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त का जन्म स्थान है। तो इसका सही जवाब है चिरगांव। चिरगांव ये कहाँ है? तो ये झांसी चिरगांव है। झांसी चिरगांव में मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। उक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं तो इसका सही जवाब है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की यह पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है, वैदेही वनवास के लेखक हैं तो इसका सही जवाब है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। वैदेही वनवास के लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग के कवि हैं तो इसका सही जवाब है गया प्रसाद शुक्ल सनेही। गया प्रसाद शुक्ल सनेही, मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक आदि प्रमुख कवि हैं। किस युग के? तो वो द्विवेदी युग के। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं तो इसका सही जवाब है मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे को
द्विवेदी युग का सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माना जाता है? अगला प्रश्न है, रस कलश रचना है, तो इसका सही जवाब है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। रस कलश रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की प्रतिभा का विकास सर्वाधिक किस साहित्य रूप में देखने को मिलता है? तो इसका सही जवाब है प्रबंधकार के रूप में। अगला प्रश्न है, रंग में भंग नामक काव्य कृति के रचयिता है, तो इसका सही जवाब है मैथिली शरण गुप्त और इसका समय है 1909 ईस्वी, मतलब इसके प्रकाशन का समय 1909 ईस्वी। अगला प्रश्न है, साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है। साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है, तो इसका सही जवाब है नवम सर्ग। और साकेत में कुल कितने सर्ग हैं? तो साकेत में कुल 12 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? तो कुल 12 सर्ग हैं। 12 सर्ग हैं किसमें? साकेत में। और साकेत का अर्थ क्या है? तो साकेत का अर्थ है अयोध्या। साकेत का अर्थ, तो इसका अर्थ है अयोध्या। अयोध्या। और साकेत जो शब्द है ये मूलतः किस भाषा का शब्द है? तो ये पाली भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है, तो इसका सही जवाब है चोखे चौपदे। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि हैं, तो इसका सही जवाब है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त को द्विवेदी युग का प्रतिनिधि कवि माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है? भारत भारती में, जो कि मैथिली शरण गुप्त की रचना है, इसमें किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है? तो इसमें राष्ट्रीय भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है। अगला प्रश्न है, रत्नाकर कृत यानी जगन्नाथ दास रत्नाकर कृत गंगावतरण लिखा गया है, तो इसका सही जवाब है रोला छंद में। हमारा अगला प्रश्न है, भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में यह मिलता है? फिर से सुनिएगा, भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में यह मिलता है? तो इसका सही जवाब है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त के काव्य में यह मिलता है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के मानकीकरण की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण युग था। फिर से सुनिएगा, हिंदी भाषा के मानकीकरण की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण युग था, तो इसका सही जवाब है द्विवेदी युग। अगला प्रश्न है, किसान के रचनाकार हैं। किसान रचना के रचनाकार हैं, तो इसका सही जवाब है मैथिली शरण गुप्त। इसके पहले भी मैंने अभी बताया था आपको। अगला प्रश्न है, साकेत में सर्ग हैं, तो इसका सही जवाब है 12। अभी मैंने पहले बताया है कि साकेत में 12 सर्ग हैं और साकेत का अर्थ अयोध्या है और साकेत मूलतः पाली भाषा का शब्द है। पाली भाषा का शब्द है मूलतः। अगला प्रश्न है, क्षत्रिय उठो अब तो कुयस की कालिमा को मेट दो, निज देश को जीवन सहित तन मन तथा धन भेंट दो, वैश्यों सुनो व्यापार सारा मिट चुका है देश का, सब धन विदेशी हर रहे हैं पार है क्या क्लेश का। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं, तो इसका सही जवाब है मैथिली शरण गुप्त। और यह पंक्तियाँ किससे ली गई हैं? तो ये पंक्तियाँ भारत भारती से ली गई हैं।
भारत भारती से ली गई है। अगला प्रश्न है, प्रिय की सुदिसी ये सरिताएं, ये कानन कांतार सुसज्जित, मैं तो नहीं किंतु है मेरा हृदय किस प्रियतम से परिचित, जिसके प्रेम पत्र आते हैं प्रायः सुख संवाद सन्निहित। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां हैं, तो इसका सही जवाब है राम नरेश त्रिपाठी की। ये पंक्तियां राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी के मानकीकृत स्वरूप पर सबसे पहले विधिवत विचार किया। हिंदी के मानकीकृत स्वरूप पर सबसे पहले या सर्वप्रथम विधिवत विचार किया था, तो किसने किया था? वो किया था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। यहाँ पे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न है, अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। फिर से सुनिएगा, अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां उद्धृत हैं, तो इसका सही जवाब है जयद्रथ वध से। यह पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त की रचना जयद्रथ वध से ली गई हैं। अगला प्रश्न है, हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां हैं, तो ये काव्य पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त की हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास, और आज हमारा द्विवेदी युग समाप्त हो गया है। कल से हम छायावाद युग पढ़ेंगे। तो कैसी लगी हमारी क्लास ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।